ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और हम बात कर रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी की। लेकिन अगले हफ्ते की तैयारी से पहले जान लेते हैं कि आज का बाज़ार कैसा रहा और इस हफ्ते का बाज़ार कैसा रहा। बाज़ार के पूरे हाल के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद के पास। बिल्कुल। देखिए, आज बाजार में आपको जब सुबह ओपनिंग ट्रेड्स देखने को मिले तो उसके हिसाब से आपको लग रहा था कि शायद दिन भर मोमेंटम सस्टेन कर सकता है, लेकिन जिस तरह से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे आपने एक्शन देखा और रिएक्शन भी देखा बिकॉज ऑफ द न्यूज़ फ्लो और बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। एसबीआई का रिजल्ट आया जब 2 बजे के बाद, उसके बाद हमने थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगड़ते हुए देखा। 15,800 के नीचे क्लोज हुआ बाजार। वो एक बड़ा सपोर्ट था, लेकिन सेलेक्टिव बाइंग आपको दिखी है। द सिल्वर लाइनिंग विच वी शुड पिक कि यहाँ से शायद काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल गया बाजार और अब शायद यहाँ से एक बाउंस बैक एंटिसिपेट करना चाहिए। सिलेक्टिव पॉकेट्स में, रियल एस्टेट में, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पर भले ही बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स पर इम्पैक्ट ज़रूर देखना हो, लेकिन फाइनेंस काउंटर्स आपको फिर भी उनमें मोमेंटम लूज नहीं हुआ। रिलायंस ने आज बाजार को ज़रूर ऊपर की तरफ सहारा दिया था, भले ही थोड़े से गेन्स एरोड हुए बाद में, लेकिन टाटा मोटर्स के नंबर आए, नंबर्स का एक बड़ा इंपैक्ट रहा। टाटा मोटर्स के नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स आए, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया। 10% तक की तेजी भी सिंगल इंटरडे में मूव में दिखाई टाटा मोटर्स के काउंटर ने, और पूरा ऑटो पैक आपको रिवाइव दिखा। आज फार्मा पैक, एफएमसीजी में एचयूएल जैसी कंपनियों के नंबर अच्छे, एचयूएल में आपको बढ़त दिखाई दी, वहाँ तेजी के साथ काउंटर बंद हुए। अगर गेनर्स की आप बात करें तो आपको टाटा मोटर्स, टाइटन, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा, एचयूएल, इन ये बड़े काउंटर्स हैं जिन्होंने बाजार को सहारा दिया। रिलायंस की तरफ से भी आप बाजार को सपोर्ट मिला। वीक करने वाले काउंटर्स कौन से थे? बैंक्स में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर आपको थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली। इनफैक्ट एक स्पेस और था एमएससीआई एडिशन के कारण, मिड कैप काउंटर्स ये थे सारे जहाँ पर एडिशन हुई और उनमें बड़े मूव्स आपको दिखाई। टाटा लेगसी 15% तक की मूव दिखाई, अदानी पावर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जेएसपीएल, यहाँ पर आपको अच्छे मूव्स दिखाई दिए। आरबीएल बैंक एक अच्छी खासी डेंट पड़ा था बाजार रिजल्ट्स के चलते परसों और उससे एक दिन पहले, कल और परसों, और उसमें आपको एक रिकवरी दिखाई दी। इंडियाबुल्स फाइनेंस में आपको रिकवरी दी। तो काउंटर्स में रिकवरी भी दिखी, मिड कैप में आपको बाइंग दिखी, स्मॉल कैप में आपको सेलेक्टिव बाइंग दिखी। तो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि सपोर्ट के भले ही नीचे बाजार बंद हुआ, लेकिन शायद इतना ओवरसोल्ड जोन से शायद यहाँ पर एक बाउंस बैक होना चाहिए अब मार्केट्स के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे साथ एनॉक वेंचर्स के एमडी एंड सीईओ विजय चोपड़ा जुड़ गए और हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश से विनी मोतीवाला हमें इंपॉर्टेंट क्यूज और ट्रिगर्स बताने के लिए जुड़ गई हैं। विजय, सबसे पहले आपसे जो सवाल है, क्या ये मार्केट का बॉटम है या अगले हफ्ते और बॉटम बनने की उम्मीद या अंदाज़ा लगाया जा रहा है? बॉटम यहाँ है या इसके नीचे भी कुछ है, इसकी संभावना है मुझे लगता है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बढ़ाने शुरू हुए हैं और मुझे लगता है कि जैसे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं और उस तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ता है। जिनका कंपनीज का इंटरेस्ट आउटगो बढ़ जाता है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो जाती है। और अगर एक और प्रॉब्लम इंटरेस्ट रेट्स के साथ डॉलर, अगर डॉलर मजबूत होता रहता है, हम लोग नेट इंपोर्टर्स हैं, क्रूड में कोई नरमी देखने को नहीं मिल रही, तो हमारे जो देश की बैलेंस शीट है वो भी कहीं ना कहीं हिट हो रही है। हायर क्रूड का मतलब ये है कि जैसे अभी 3-4 दिन पहले एलपीजी सिलेंडर्स के भाव बढ़ाए गए, पेट्रोल डीजल के भाव काफ़ी बढ़ाए जा चुके हैं, अभी फिलहाल थोड़े रुक के रखे हैं, मगर संभावना ये है कि दोबारा से शुरू हो जाएंगे। तो ये इन्फ्लेशन जो है वो काबू में आने वाली है नहीं आसानी से, और जब भी इन्फ्लेशन परेशान करती है, इस बार की अगर आप नतीजों की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज में सेल्स तो बढ़ के आई है मगर एबिटा कॉम्प्रोमाइज है या कम है पिछले कुछ तिमाहियों से। वो कारण उसका ये है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई हैं। तो इनपुट कॉस्ट यदि बढ़ती रहेंगी तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, प्रॉफिट्स अच्छे नहीं आएंगे। मार्केट्स को अर्निंग्स चलाती हैं और अगर अर्निंग्स में दबाव दिखेगा तो चांसेस ये हैं कि मार्केट भी या तो कहीं नहीं जाएगा या यहाँ से नीचे गिरेगा। तो संभावना ये है कि यहाँ से भी हम निचले स्तर देख सकते हैं। तो मेरा जो लेवल है 15,800, उसके नीचे आज जैसे मार्केट बंद किया है तो संभावना है कि इसके बाद हम 15,200 देखें, 14,800 भी देखें। 14,800 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है और यदि 14,800 भी तोड़ता है तो चिंताजनक बात है, मगर फिलहाल मुझे लगता है कि 14,800 की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और इतना बड़ा खबर था मार्केट में एलआईसी के आईपीओ का, उसके बावजूद भी कुछ पॉजिटिव देखने को नहीं मिला। और जिस तरीके से मार्केट आज नीचे बंद हुआ है, लोगों ने अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर ली या जो भी प्रॉफिट से बुक कर ली, शॉर्ट कवरिंग थे वो बहुत शॉर्ट लिव्ड थी। तो चांसेस मुझे लगते हैं कि आने वाले हफ्तों में और निचले स्तर देखने को मिलेंगे। कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है मार्केट में और बहुत ही
सुरक्षित अच्छी कैश फ्लो वाली कंपनीज में रहें, ऐसी कंपनीज में रहें जो एसेंशियल्स के आसपास हैं और जो एसेंशियल्स लोग यूज़ करेंगे ही करेंगे, और इसके अलावा जिनके पास डेट नहीं है, कर्जा नहीं है, तो कम कर्जे वाली कंपनियां ढूंढें और उसमें रहें, और बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स वाली कंपनीज बनाएं। अदरवाइज जिस तरह का कार्नज हो रहा है और भी यहाँ से निचले स्तर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं 14,800 भी टच हो सकता है, वहाँ रेजिस्टेंस है, और उसके बाद अगर नीचे 14,800 को जाता है तो और दिक्कत हो सकती है। एक बार शंकर शर्मा की बात सुन लेते हैं। अगले कुछ महीने सिर्फ भारतीय बाजार में ही मुनाफा कमाया जा सकता है, ये कहना है दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा का। उन्होंने हमसे खास बातचीत में कहा था कि भारतीय बाजारों की स्थिति दूसरे बाजारों से काफ़ी बेहतर है। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। इंडिया अगर देखे तो ये कुछ दिनों की बात है, लेकिन अदरवाइज सारे ग्लोबल मार्केट्स के बीच में इंडिया एक सेफ हेवन ही रहा है पिछले कई महीनों से, एंड ये तो डेटा ही बताता है। सो हमारी जो कैपिटुलेशन की बात है वो अभी तो कम से कम रेलेवेंट नहीं है। हम देख रहे हैं स्क्रीन आज अगली है, कल भी अगली था, बट बाय एंड लार्ज इंडिया उस स्थिति में नहीं है जहां यूएस के एटलीस्ट टेक्नोलॉजी स्पेस है, बिकॉज वहां पर तो मतलब कि बात करने लायक ही नहीं। अच्छी अच्छी कंपनियां, फेसबुक जैसी कंपनियां 50% उड़ गई। बाकी अमेज़न जो 3500-3700 की चीज थी, आज मेरे ख्याल कल $2,000 की थी। तो वहां पर जो कार्नेज है, नेटफ्लिक्स अगर आप देख लें 400 वाली चीज आज 175 हो गया। अलीबाबा देख लें, अगर 250 वाली चीज आज $80 हो गया। तो मतलब वो लेवल की जो कार्नेज है वहां भी, एंड दैट टू प्रोमिनेंट लार्ज कंपनीज में। इंडिया में ऐसा तो कुछ भी नहीं हमें नजर आया अभी भी। कई हमारे जो मेन लाइन कंपनीज हैं वो टॉप से मेरे ख्याल 20% के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा घटी हैं। तो ये इंडिया में मैं ये मानता हूं अजय, कि मेरा ये मानना है कि व्हाइल देयर इज पेन, आई डू बिलीव कि इसी मार्केट में पैसा बनेगा। बाकी दुनिया में मुझे नजर नहीं आता कि आसानी से पैसा बनेगा कहीं और अगले कुछ महीनों के लिए। चलिए विजय, जो बात शंकर शर्मा ने कही कि पैसा तो इसी मार्केट में बनेगा, अब कैसे बनेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने थोड़ा सा इस बारे में बताया था कि एस्टैब्लिश्ड कंपनियां कैश फ्लो वाली कंपनियों पर जाएं, पर थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालें कि अगले हफ्ते स्पेशली किस तरीके की कंपनियों में बने रहना है, किस तरह की कंपनियों से निकल जाना है, और किस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी मार्केट्स में आए वो हफ्ते एक दिन इस तरह के 2-3 दिन इस तरह के आउटलुक से ना आए। हफ्ते के हफ्ते पैसा बनता है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। मार्केट में जो लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियों में निवेशित रहते हैं वो निश्चित रूप से कमा के निकलते हैं, मगर जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो बहुत कम लोग मैंने देखे हैं ट्रेडर्स जो बहुत ज़्यादा पैसा बना पाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के वसीले से, जो लोग भी देख रहे हैं, कि आप अच्छी कंपनियों में निवेशित रहें, फंडामेंटल्स पे बहुत ज़बरदस्त सर्च करें, उनके कर्जे पे करें, और जो आप बोल रहे हैं कि किस तरह की कंपनियाँ नहीं चलेंगी, उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ऐसी कंपनीज जिनके इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं और इनपुट कॉस्ट की वजह से उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हिट होगी, ऐसी कंपनियों से दूर रहें। ठीक है, खास करके अगर हम देखें कि हमने अच्छा खासा क्रैक देखा कुछ केमिकल कंपनीज में और कुछ फार्मा कंपनीज में। उसका कारण ये है कि जो APIs हैं या जो कुछ केमिकल्स हैं, चुनिंदा केमिकल्स, वो आते हैं चाइना से, और चाइना में लॉजिस्टिक्स इशू है, कोविड से रिलेटेड लॉकडाउन्स हैं, तो और वैसे भी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो बहुत सारे कॉस्ट प्रेशर्स हैं। कोयले की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। कोयले से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, अभी हमने देखा जिस तरह का अगर कार्नेज हमने मेटल कंपनीज में देखा, तो मेटल्स प्राइमरीली कोयले का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं। कोयले के भाव बहुत बढ़ चुके हैं। तो कोयला से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा, सेक्टर्स उससे दूर रहें, लेवरेज्ड कंपनीज से दूर रहें, और जो भी कंपनीज जैसे क्रूड का इस्तेमाल करती हैं, जैसे पेंट इंडस्ट्रीज हैं वो करती हैं, जैसे कैस्ट्रॉल जैसी कंपनीज हैं जो कि जिनका क्रूड जो है वो बेसिक रॉ मटेरियल है, तो इन कंपनीज में समस्या रह सकती है। जब तक क्रूड में नरमी नहीं दिखती तो ये कंपनीज प्रेशर में रहेंगी। प्लास्टिक और प्लास्टिक रिलेटेड जो कंपनीज हैं, नीलकमल जैसी कंपनीज हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, ऐसी कंपनीज से दूर रहें, क्योंकि ये थोड़ा परेशान कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। तो हमें बहुत ही स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, उन कंपनीज में रहना पड़ेगा जिनके कैश फ्लोज, जैसे मैंने कहा, अच्छे हैं, जिनके पास डेट का प्रॉब्लम नहीं है, और जो निरंतर ग्रोथ कर रहे हैं, तो इन कंपनीज में हमें रहना पड़ेगा।
चलिए सर, एक बार फर्स्ट ग्लोबल की देवीना मेहरा का कहना है कि दरों में बढ़ोतरी का असर बाजार पर दिखेगा, लेकिन दुनिया के मुकाबले भारतीय बाजार की स्थिति काफ़ी बेहतर है। बात शंकर शर्मा ने भी कही थी और देवीना मेहरा भी बात कह रही हैं, उनकी बात को सुन लेते हैं। हाँ, ये तो है कि अब सब जगह ब्याज दरें बढ़ रही हैं और ब्याज दरें बढ़ने से बाजार पर सीधा सीधा असर तो होता है। ये चीज मैंने पहले भी समझाई है, क्योंकि आप अगर पीई को देखें, अगर आप पीई का उल्टा देखें तो E/P होता है। तो एक तरह से आपके जो आप भाव दे रहे हैं उस पर क्या आप कमा रहे हैं, तो ये जो होता है ये ब्याज दर से रिलेटेड होता है। तो जैसे जब ब्याज दर बढ़ती है तो आपका ये जो पीई है वो घटने लगता है। और दूसरी तरह से आप देखें तो अगर आप किसी भी चीज का भाव देखें, चाहे वो कोई शेयर हो, तो वो है कि आपका जो बाद में जितना कैश फ्लो आएगा उसको आप डिस्काउंट कर रहे हैं और आज उसका क्या वैल्यू है वो देख रहे हैं, तो क्या मूल्य होना चाहिए। तो अब जब ब्याज दरें बढ़ेंगी तो डिस्काउंट रेट बढ़ता है, तो उस तरह से भी देखें तो भाव घटेगा अगर ब्याज दरें बढ़ेगी। तो वो तो सीधा सीधा एक दोनों चीजों में एक सीधा रिश्ता है। तो जहां तक भारत का प्रश्न है, मैंने पिछली बार भी शायद आपके चैनल पर बोला था कि 2021 में बहुत वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि भारत के बाजार ने आउट परफॉर्म किया। तो अभी वो आउट परफॉर्मेंस का जो ट्रेंड था वो अभी कंटिन्यू करता लग रहा है। सो भारत की स्थिति आप एक तरह से कहें तो बाकी बाजारों से कुछ बेहतर लगती है अभी, अगर आप सारे ग्लोबल बाजारों को देखें। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी चिंता का विषय नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको देखनी है। और ब्याज दरें तो यहाँ भी बढ़ ही रही हैं, तो उसका भी कुछ असर तो आता ही है ओवरऑल स्टॉक मार्केट में। चलिए अब एक बार विनी के पास चलते हैं, क्योंकि विनी हमें बता रही हैं कि अगले हफ्ते बाजार की नज़र क्या होगी। जो क्यूज़ हैं वो उसके साथ विनी जुड़ रही हैं। बताइए विनी। अगले हफ्ते में जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और क्यूज़ है, तो पहले ग्लोबल की बात करते हैं। ग्लोबल मार्केट में यूएस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है मई 17 को, मई 19 को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा है। उसके अलावा यूके में सीपीआई डेटा है नेक्स्ट वीक मई 18 को, और यूरोपियन यूनियन में जीडीपी डेटा है मई 17 को और सीपीआई डेटा मई 18 को। चाइना में इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जो चाइना का आता है वो आ रहा है मई 16 को। ये इंपॉर्टेंट क्यूज़ है नेक्स्ट वीक के लिए ग्लोबल फ्रंट पे। नाउ इंडिया की बात करें तो इंडिया में WPI डेटा आता है मई 17 को, वो इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। और RBI की मीटिंग की मिनट्स है जो आएगी मई 18 को, तो ये इंपॉर्टेंट क्यूज़ है नेक्स्ट वीक के लिए। उसके अलावा इवेंट्स में देखा जाए, नेक्स्ट वीक जेरम पावेल वॉल स्ट्रीट जर्नल की कोई कॉन्फ्रेंस में बात करने वाला है, वहाँ से कुछ मे भी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आ सकते हैं। और LIC IPO लिस्टिंग है नेक्स्ट वीक, सो वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिया में इवेंट है जो वॉच आउट करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट क्यूज़ और इवेंट्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए। चलिए विजय, आपके पास आना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है LIC के IPO के बारे में काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी। क्या आपको लगता है LIC के IPO का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर वो है। और दूसरा, क्या LIC का IPO थोड़ा सा मार्केट में एक बायंसी ला पाएगा? अगर आप ग्रे मार्केट को चेक करते हैं तो ग्रे मार्केट में LIC अभी डिस्काउंट पे चल रहा है, और मुझे लगता है कि जो रिस्पांस मार्केट में है अभी, तो बहुत अच्छी शानदार लिस्टिंग होगी, उसके चांसेस कम है। हाँ, कुछ लिस्टिंग गेंस मिल सकते हैं, ये मेरा भी अंदेशा है, क्योंकि इन्होंने जो लिस्टिंग करी थी वो 1.1x की वैल्यूएशन पे करी थी, जो काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन है। मगर क्या होता है, मार्केट कई बार जब रुद्र रूप में होता है तो वो किसी को भी नहीं बख्शता। चाहे वो अभी हमने टाटा स्टील में भी 10% तक की गिरावट देखी, तो जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी, आज SBI के रिजल्ट के बाद हमने देखा किस तरीके से गिरावट आई। इसी प्रकार से बहुत सारी अच्छी कंपनी जिनके बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं, उसके बाद भी मार्केट उनको बख्श नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो कितना LIC मार्केट की एक्सपेक्टेशंस पे उतर पाएगा, ये एक सवाल है। दूसरा, ग्रे मार्केट तो ये बता रहा है कि अभी LIC अपने प्राइस से डिस्काउंट पे है, तो ये भी संभावना है कि थोड़ा बहुत लगभग भाव पे खुले या उससे थोड़ा नीचे भी खुले। तो बॉयंसी की जो आपने शब्द यूज़ किया, मुझे नहीं लगता कि बॉयंसी आएगी केवल LIC की वजह से। तो देखना होगा साहब, आई वुड वेट एंड वॉच। आपसे लेता हूँ, उसके बाद विनी के पास जाऊँगा मैं फिर से।
ऑटो जो स्टॉक्स हैं, जो टाटा मोटर्स में आज जो नंबर रहा है करीब 10% ऊपर बढ़ा है, अर्निंग्स बेहतर रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि अच्छी अर्निंग अगर आती है तो जो स्टॉक्स हैं और परफॉर्म करेंगे? और उसके बारे में एक्चुअली विनी के स्टॉक के बारे, विनी के लिंक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि विनी का लिंक है, लेकिन ऑटो के बारे में पहले आपसे जानकारी जानना चाहता हूं कि ऑटो स्टॉक्स की डिमांड अभी भी है फोर व्हीलर में, जो स्पेसिफिकली चाहे वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, सेमीकंडक्टर इशू है, आप ऑटो एज अ सेक्टर कैसे देख रहे हैं इस समय? ऑटो पूरा का पूरा क्षेत्र प्रेशर में रहेगा, मगर टाटा मोटर्स एक्सेप्शन है। उन्होंने अपना घाटा बहुत कम किया है और अब 2023 तक कंपनी ये क्लेम कर रही है कि ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी और घाटा जीरो कर देगी। अगर JLR और मुझे लगता है कि चाइना भी कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो चुका है और 2 साल कोविड के बाद अगर लड़ाई खत्म हो जाती है, जो कि अंदेशा है कि हो ही जाएगी कुछ समय में, और चाइना ओपन अप हो जाता है, लॉजिस्टिक्स इश्यूज खत्म हो जाते हैं, जो चिप रिलेटेड इश्यूज है वो खत्म हो जाते हैं, मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR दोनों ही मुझे अच्छे लगते हैं विद लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़े ब्लिप्स हों, मगर नतीजों के अगर हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छा नतीजा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप EV मार्केट को देखें, जो कि फ्यूचर बताया कि हम सब जानते हैं कि ये फ्यूचर ही है, बहुत सारी कंपनीज EV की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर टाटा मोटर्स का है। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स इंडिया का टेस्ला है और इसमें ये बहुत कमाल करने वाला कंपनी है। और मुझे लगता है यहाँ से भी अगर आप देखें तो संभावना ये है कि टाटा मोटर्स मैं बहुत बड़ा टारगेट दे रहा हूँ, 800-900 का स्तर भी टच कर सकता है, यहाँ से भी डबल हो सकता है। इसको पेशेंटली रखना पड़ेगा कुछ समय तक और ये डबल होने का दमखम रखता है। ऐसे ही जो टाटा मोटर्स DVR है 200 के लगभग अभी अवेलेबल है, मुझे लगता है ये आराम से 450-500 तक जा सकता है। तो इसमें थोड़ी पेशेंस की आवश्यकता है क्योंकि EV प्ले में टाटा मोटर्स बहुत आगे है। दूसरा, इनका टाटा केमिकल्स के द्वारा इनके पास जो जिन बैटरीज पे काम कर रहे हैं EV बैटरीज पे, तो ये भी एक बड़ा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तीसरा, जो JLR है उसकी सेल्स मुझे इंप्रूव होती दिखती हैं और वो कम्प्लीटली EV जाने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। तो इनका पूरा बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो टाटा मोटर्स पे खास करके मैं काफ़ी बुलिश हूँ और जब भी गिरावट में टाटा मोटर्स मिले लेना चाहिए। लंबी अवधि के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है और ऐसे मार्केट्स में जिस तरह से आज रिजल्ट्स के बाद इसने बिहेव किया, मैं और ज़्यादा इसके अंदर बुलिश हो गया हूँ और मुझे लगता है यहाँ से भी डबल होने का दमखम रखता है। तो टाटा मोटर्स में खरीदारी हर डिप पे करनी चाहिए और नो डाउट हम सब जानते हैं कि टाटास का जो मैनेजमेंट है और जो उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बेहतरीन है, आफरीन है। मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स इज अ ग्रेट बाय ऑन एवरी डिप। जगह कहना है कि यहाँ से 800 भी टाटा मोटर टच कर सकता है, लेकिन पेशेंट होने की ज़रूरत है। विनी हमारे साथ बनी हुई है। विनी, ये भी बता दीजिए कि अगले हफ्ते किन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, उन्हें लेकर क्या अनुमान है? तो अगले हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट अर्निंग्स है, पहले निफ्टी की बात करते हैं। 5 इंपॉर्टेंट निफ्टी कंपनीज के अर्निंग्स है। मई 17 को 2 इंपॉर्टेंट है, IOCL और भारती एयरटेल जो अर्निंग्स रिपोर्ट करेंगे। उसके अलावा मई 18 को ITC, फार्मा स्पेस में मई 19 को डॉक्टर रेड्डीज के अर्निंग्स है और मई 20 को NTPC के इंपॉर्टेंट अर्निंग्स है। उसके अलावा बात करें अदर देन निफ्टी कंपनीज तो ओवरऑल होम डेकोर कंजम्पशन साइड में काफ़ी सारे कंपनीज के नंबर्स है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ के है, फिर सेंचुरी प्लाई के भी नंबर्स है, कजारिया सिरेमिक्स के नंबर्स है। उसके अलावा बात करें तो फिनो पेमेंट्स ऑन द न्यू साइड, 197 कम्युनिकेशंस, ये सब न्यू टेक एज कंपनी जो है उनके भी नंबर्स है। और QSR स्पेस में शॉली वॉच आउट करेंगे वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के नंबर्स, बारबेक्यू नेशंस के भी नंबर्स नेक्स्ट वीक में है। सफायर फूड्स की बात करें वो भी नेक्स्ट वीक में रिपोर्ट करेंगे अपने नंबर्स। और कंजम्पशन FMCG साइड में GCPL के नंबर्स भी रिपोर्ट होने वाले हैं। फार्मा साइड में फाइजर के नंबर्स आने वाले हैं और उसके अलावा जो है नोवाटिस्क, लैंड फार्मा, ये सब कंपनीज भी रिपोर्ट करेंगे अपने नंबर्स। इंडिगो पेंट्स भी पेंट साइड में नंबर्स रिपोर्ट करेगी अपने। IGL एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है, सोमानी सिरेमिक्स और शोभा लिमिटेड, DLF, और ये सब कंपनीज भी अपने नंबर्स रिपोर्ट करेंगे नेक्स्ट वीक। चलिए एक छोटा सा अल्प विराम, यानी कि एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर से लौटेंगे कल की तैयारी में। तो नहीं बताएं क्या अपडेट है। टाइटन का एनालिस्ट डे मीट है आज और वहाँ पे इस जो प्रेजेंटेशन कंपनी ने दी है BSE पे, तो मेन हाइलाइट्स जो आ रही है, एक तो कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया हुआ है FY23 के लिए। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टॉप लाइन ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अराउंड 40%, EBITDA ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 50% की। और वो अपनी स्टोर एक्सपेंशन जो प्लान है
मार्च 21 में देखें तो 681 स्टोर्स थे और अभी बात करें तो 1000 स्टोर्स वो ओपन करने की बात कर रहे हैं मार्च 23 तक। उसके अलावा ज्वेलरी सेगमेंट में जो उनकी प्लान है, काफ़ी बुलिश प्लान है FY27 तक, और वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है इंडस्ट्री में वो मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगा जो FY22 में रेवेन्यू थी उससे, और 600 प्लस स्टोर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे नेक्स्ट 3 इयर्स में भी। इबिटा मार्जिन भी एक्सपेक्ट करें कि काफ़ी स्टेबल रहेगा 1-2 इयर्स में, ये ज्वेलरी की बात है। और मेन जो मार्जिन ड्राइवर्स होंगे वो है स्टडेड ज्वेलरी की शेयर, वेडिंग ज्वेलरी की शेयर और ऑपरेटिंग लेवरेज, ये मेन लीवर्स होंगे उनके मार्जिन ड्राइवर्स के लिए। वॉचेस सेगमेंट में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल्स हो जाएगा उनका 10,000 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगी और 18% का इबिटा आएगा बाय FY26। ग्रोथ स्ट्रैटेजी वहाँ पे क्या होगी, प्रीमियमाइजेशन, वॉल्यूम फोकस, डिजिटल और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेन उनकी जो करंट चैनल्स है वहाँ पे। और नेक्स्ट 5 इयर्स की उनकी जो प्लान है वो इन्वेस्ट करेंगे टैलेंट में, डिजिटल में, इंटरनेशनल बिजनेस में और ओवरऑल इमर्जिंग जो बिजनेसेस है वहाँ पे भी फोकस करेंगे। तो मेनली वो एथनिक वेयर में ग्रोथ एक्सपेक्ट करें और सेल्स एक्सपेक्ट करें अराउंड 1000 करोड़ की सेल्स नेक्स्ट 5 इयर्स में। वुमेन बैग सेगमेंट जो है नया, काफ़ी नया है उनका, वहाँ पे भी 1000 करोड़ की सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इंटरनेशनल बिजनेस की सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 2500 करोड़ की सेल्स। तो काफ़ी बुलिश है उनकी स्ट्रैटेजी आगे जाते हुए। चलिए विजय, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगले हफ्ते के लिए, उसके आगे अगले समय के लिए भी आप हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड करेंगे? मैंने कुछ कंपनीज ढूंढी हैं। तो मेरा पहला स्टॉक है, मैं कहूँगा टाटा मोटर DVR। मैंने टाटा मोटर्स के बारे में काफ़ी विस्तार से बातचीत करी है अभी। करीब 192-93 पे ये बंद हुआ है और मुझे लगता है कोई मध्यम से लंबी अवधि तक अगर इसको रखता है तो अच्छी संभावना है कि 250 चले जाए, और अगर कोई बहुत ही लंबी अवधि तक रखता है तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ से डबल भी हो सकता है, 400 का भी मैं टारगेट इसको देना चाहूँगा। और हर गिरावट में इसको खरीदना है, इसको बेचना नहीं है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें ट्रेड ना करें। मुझे लगता है कि ये बहुत एक से 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम में यहाँ से डबल हो सकता है। दूसरा मैं स्टॉक जो रिकमेंड करना चाहूँगा वो है कोचिन शिपयार्ड। मुझे लगता है अभी भी डिफेंस ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इन्फ्लेशन की मार नहीं होगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद बहुत सारी छोटी जो कंट्रीज हैं वो इंडिया को की तरफ देखेंगी फॉर देयर डिफेंस इक्विपमेंट। तो उसमें जो इंडियन डिफेंस कंपनीज हैं उनको फायदा पहुंचना चाहिए। कोचिन शिपयार्ड एक ऐसी ही कंपनी है, 312 पे इसका अभी आज क्लोज हुआ है और मेरा मानना है कि ये मध्यम अवधि में आपको 360-370 के स्तर पे ये जा सकती है। एक और कंपनी जिसमें एक बहुत अच्छा करेक्शन हमने देखा, केमप्लास्ट सनमार्ग, ये स्पेशलिटी केमिकल्स की एक कंपनी है, ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है। आज ये करीब 7-8% ऊपर था। मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ और दिखाएगा यहाँ से भी, और 516 पे करीब ये बंद हुआ है। इसको 600 के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो ये 3 कंपनीज में रिकमेंड करना चाहूँगा एक थोड़े से समय के लिए। जरूरी नहीं है कि एक ही हफ्ते में इसमें टारगेट्स आ जाएं, बट हाँ थोड़े से समय तक यदि आप वेट करेंगे इन कंपनीज में तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, फाइनेंशियली अच्छी हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए। इसके साथ अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही। आप देखते रहिए 18 स्वदेश खबरों के लिए।